आज दुनिया में 1 बिलियन क्रिकेट फैंस है, जिसमें से 90% तो सिर्फ इंडियन ही है। अब इंडिया में इतने सारे फैंस होने की वजह से 2007 में बीसीसीआई ने लॉन्च कर दी इंडियन प्रीमियर लीग, शॉर्ट फॉर्म में बोले तो IPL, जिसमें आप रोज आरसीबी को हारते हुए देखते होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि IPL मॉडल काम कैसे करता है, ये पैसे कैसे कमाती है? जो टीम्स 15 से 20 करोड़ रुपए खर्च के प्लेयर को खरीदती है, वो पैसे रिकवर कैसे करती है, कैसे ये पूरा IPL चलता है और कैसे ये नई टीमें बनाई जाती है, तो आज हम पूरा जानेंगे इस वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है रिजवान और स्वागत है आपका मेरे एक नए एपिसोड में। अगर आपको एक IPL टीम खरीदनी हो तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, जिससे आप भी अपनी टीम IPL में उतार सको? तो इसके लिए आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो BCCI एक न्यू टीम के लिए अनाउंसमेंट करे या फिर आप किसी और टीम को खरीद लो, जैसे कि LIC ने किया। LIC ने चेन्नई सुपर किंग का 6% मार्केट शेयर खरीद लिया। अब ऐसा तो नहीं होगा कि आप भी पैसा लेकर चले गए और BCCI को बोलो चलो मेरी भी एक टीम उतार दो। BCCI को जब भी एक न्यू टीम लॉन्च करनी होती है तो वो एक प्रोसेस फॉलो करता है। जब BCCI इनवाइट करती है, उसके लिए वही अप्लाई कर सकता है जिसका नेटवर्थ 3000 करोड़ से ज्यादा हो। देखिए, वैल्यूएशन के हिसाब से आप कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि अगर किसी कंपनी को बेचा जाए तो उसके कितने पैसे मिलेंगे, उस प्रॉफिट के बेसिस पर ये डिसाइड किया जाता है। तो जब BCCI इनवाइट करती है तो जो एलिजिबल कंपनियां होती है उनको ITT यानी कि इनकम टू टेंडर भरना होता है, जिसकी कॉस्ट होती है 10 लाख रुपए प्लस GST। इसके बिना आप IPL की बिडिंग प्रोसेस में बैठ भी नहीं सकते। लेकिन जरूरी नहीं कि आपने ITT खरीद लिया तो आपको बिडिंग प्रोसेस में बैठना ही मिलेगा। बिना किसी नोटिस के या फिर बिना किसी रीजन के आपका ITT कैंसिल भी हो सकता है। जो लोग इसमें से शॉर्टलिस्ट होते हैं वही लोगों को इन बिडिंग में बैठने का मौका मिलता है। बिडिंग प्रोसेस में जो टीम होती है उनका एक बेस प्राइस होता है जो 1700 से 1900 करोड़ तक होता है। इससे कम में तो ये टीम नहीं बिकने वाली। उसके बाद बोली लगती है और जो सबसे ज्यादा बोली लगाता है वो टीम उसकी हो जाती है। जैसे कि लखनऊ 7000 करोड़ और गुजरात 5000 से भी ज्यादा करोड़ में बिकी है। अब टीम तो आपने खरीद ली जैसे तैसे जुगाड़ करके, अब आपको खरीदने होंगे प्लेयर। अब कौन से प्लेयर्स की बिडिंग होगी उनको भी अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। अगर मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो क्या मैं अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवा सकता हूँ? तो देखो, ऐसा नहीं होता। 3 तरीके होते हैं रजिस्ट्रेशन करवाने के। पहले होते हैं कैप प्लेयर, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कोई भी एक मैच टीम इंडिया के लिए खेला हो, उसको कैप प्लेयर बोला जाता है। दूसरे होते हैं विदेशी प्लेयर्स और तीसरे होते हैं अनकैप प्लेयर्स। इन प्लेयर्स को स्टेट एसोसिएशन अपने स्टेट से सिलेक्ट करके भेजती है। ऐसे करके अराउंड 1100 से 1500 प्लेयर का पूल बन जाता है, जिसमें से 500 से 600 प्लेयर शॉर्टलिस्ट होते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है हार्दिक पांड्या। वो एक अनकैप प्लेयर थे जो कि स्टेट के सिलेक्शन से आए थे। अब प्लेयर्स ने अपना रजिस्ट्रेशन तो करवा लिया, अब बारी आती है उनको खरीदने की। उसके लिए उन प्लेयर का बेस प्राइस तय किया जाता है जो कि 20 लाख से 2 करोड़ के बीच में होता है। इसके बाद पूरे प्रोसेस में प्लेयर्स का कोई भी कंट्रोल नहीं होता। एक ही टीम सारे पैसे खर्च करके सारे अच्छे प्लेयर्स को अपनी टीम में ना ले ले, इस वजह से इनके भी कुछ रूल बनाए गए हैं। एक टीम में 18 से कम और 25 से ज्यादा प्लेयर नहीं हो सकते और 8 से ज्यादा विदेशी प्लेयर नहीं हो सकते। हर टीम को एक लिमिटेड अमाउंट दिया जाता है जिसे पर्स कहा जाता है। पहले इसकी लिमिट 85 करोड़ थी, अब 90 करोड़ कर दिया गया है। इन 90 करोड़ में से 18 से 25 प्लेयर्स की टीम बनानी होती है। सबसे पहले मार्की प्लेयर्स की बिडिंग होती है। मार्की प्लेयर्स यानी कि बड़े प्लेयर्स जिनकी बेस प्राइस ही 2 करोड़ होती है। फिर ग्रुप्स में बिडिंग होती है, जैसे कि बॉलर्स का ग्रुप और बैट्समैन का ग्रुप। ऐसे ही बिडिंग को प्रोसेस किया जाता है। जिन प्लेयर्स की बोली लगती है वो भी बहुत कंट्रोल वे में होता है। 20 लाख से 1 करोड़ तक का जिनका बेस प्राइस होता है उनकी बोली आप 5 लाख से बढ़ा सकते हो, और 1 करोड़ से 2 करोड़ वाले जो प्लेयर होते हैं उनकी आप बोली 10 लाख से बढ़ा सकते हो। ऐसे करके सारी बिडिंग्स कंप्लीट होती है। फिर मिनी बिडिंग्स होती है। मिनी बिडिंग्स में जो प्लेयर्स टीम को यूजफुल नहीं लगते उनको रिलीज कर दिया जाता है और सारे न्यू प्लेयर्स और रिलीज प्लेयर के बीच में बोली लगती है। हर 3 साल में एक मेगा ऑक्शन भी होता है जो कभी कभी आगे पीछे भी हो जाता है, जिसमें टीम को 4 प्लेयर्स को छोड़ के बाकी सारे प्लेयर्स को रिलीज करना होता है। एक IPL टीम खरीदने में बहुत ज्यादा पैसा लगता है। टीम खरीदना है, सपोर्ट स्टाफ और प्लेयर्स की फीस होती है, एडमिन और ऑपरेशन कॉस्ट,
इसके बाद भी जब टीम के मैचेस अलग अलग जगह पर होते हैं, उनकी होटल्स और फ्लाइट्स की टिकट बहुत सारा पैसा लगता है। और उसके बाद भी जब टीम पैसा कमाती है तो उसका 20% BCCI को देना होता है। इतना पैसा लगाने के बाद भी सिर्फ 20 करोड़ जीतने वाली टीम को मिलता है। तो जो IPL का बिजनेस मॉडल होता है वो काफी अलग होता है। कोई भी इस 20 करोड़ विनिंग अमाउंट के पीछे नहीं भागता। अब IPL टीम्स की सबसे ज्यादा जो कमाई होती है वो होती है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से। जिसके पास IPL के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स होते हैं वही IPL को अपनी चैनल पर दिखा सकती है। जैसे कि साल 2008 से 2017 तक ब्रॉडकास्टिंग राइट्स सिर्फ सोनी के पास ही था और इसके लिए सोनी ने 8,200 करोड़ रुपए दिए थे 10 साल के लिए। उसके बाद बिडिंग्स हुई और 2018 से लेकर 2022 तक इसको स्टार स्पोर्ट ने खरीद लिया 16,347 करोड़। इसमें से जो पैसा आता है वो 50% BCCI को और 50% IPL की टीम्स को जाता है। अब आप ये सोचोगे कि चैनल्स ब्रॉडकास्टिंग के लिए इतना सारा पैसे इन टीम्स को दे देगी तो उनको क्या मिलेगा। ऑल ओवर वर्ल्ड में IPL सबसे ज्यादा देखा जाता है। अगर मैं 2019 की बात करूं तो 462 मिलियन लोगों ने IPL देखा था। तो जब इतने सारे लोग किसी एक चीज को देखते हैं तो वहां पर ब्रांड्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। मैच के बीच में आप जो 10 सेकंड का एड देखते हैं उसके 12 से 13 लाख रुपए लिए जाते हैं। ऐसे तो ये अमाउंट आपको बहुत कम लग रहा होगा, लेकिन जब आप ये पूरी IPL का टोटल करोगे तो ये आंकड़ा बहुत बड़ा हो जाता है। दूसरा इनकम होता है टाइटल स्पॉन्सरशिप का। आपने देखा होगा कि IPL को सिर्फ IPL ही नहीं बोला जाता, कभी कभी DLF IPL, कभी Vivo IPL, कभी पेप्सी IPL, तो कभी अभी टाटा IPL हो गया है। IPL को सिर्फ IPL की जगह अपने नाम पे बुलवाने के लिए कंपनीज बहुत सारा पैसा देती है और हर कंपनीज अपना नाम IPL के आगे बुलवाना चाहती है, इसलिए इसमें बोली लगती है जिसे टाइटल स्पॉन्सरशिप कहते हैं। 2008 से 2012 तक DLF ने DLF IPL बुलवाने के लिए 200 करोड़ रुपए दिए थे। फिर अगले 3 साल तक पेप्सी ने 396 करोड़ रुपए दिए। उसके बाद वीवो ने 2199 करोड़ रुपए दिए जो कि 2018 से 2022 तक के लिए थे। उसके बाद चाइना और इंडिया के विवाद के चलते इस चीज को टाटा को दे दिया गया 300 करोड़ प्रति साल के रूप में। इसमें से जो भी रेवेन्यू आता है उसमें से 60% तो BCCI को जाता है और उसमें से 40% जो बचता है वो सभी टीम्स में डिवाइड हो जाता है। उसके बाद जिस ग्राउंड में मैच होता है उसका टिकट प्राइस क्या होगा ये होम टीम नक्की करेगी। एवरेज 5 करोड़ की टिकट सेल होती है जिसमें से 80% तो होम टीम्स रखती है और बाकी का जो बचा वो ग्राउंड एसोसिएशन को मिल जाता है। टीम के प्लेयर्स की जो टी शर्ट होती है उन पे आप जो लोगो देखते हो उनका पैसा भी उनको ब्रांड देती है। पूरे मैच के दौरान उस ग्राउंड की बाउंड्री के अंदर आप किसी भी कंपनी का नाम देखोगे, जैसे कि बाउंड्रीज ऑफ पे, विकेट पे, पैड्स पे, हेलमेट्स पे, एम्पायर के टी शर्ट पे, जहाँ जहाँ भी आप नाम को लिखा हुआ देखोगे उन सब के लिए टीम्स को पैसा मिलेगा। इसके अलावा टीम्स के ओनर अपने प्लेयर्स को दूसरे ब्रांड्स के ऐड भी करवाती है। जो भी एड्स टीम के प्लेयर्स टीम की जर्सी पहन के करते हैं उनके पैसे भी टीम ओनर को मिलते हैं। इसके अलावा हर टीम की अपनी एक मर्चेंडाइज होती है। टीम के नाम के टी शर्ट, कप, कैप, शूज, अलग अलग प्रोडक्ट्स ऑल ओवर इंडिया में बिकते हैं और इसका भी सारा पैसा टीम ओनर्स को जाता है। इसके बाद फिर सबसे लास्ट में विनिंग अमाउंट्स पे ध्यान जाता है। विनिंग टीम को 20 करोड़ मिलते हैं और रनर अप को मिलते हैं 12.5 करोड़। अब इनमें से जो विनिंग अमाउंट्स होते हैं वो 50% टीम के ओनर रखते हैं और 50% टीम्स के प्लेयर्स में डिवाइड कर दिए जाते हैं। भले ही कई तरीके से BCCI अपने रेवेन्यू में हिस्सेदारी रखती है, लेकिन इसके बाद भी फाइनली जो टीम कमाती है उसमें से भी 20% टीम को और BCCI को देना पड़ता है। लेकिन फिर भी टीम के ओनर्स बहुत दिल से चाहते हैं कि उनकी टीम जीत जाए, एटलीस्ट टॉप 4 में तो पहुंच ही जाए। वो इसलिए जब ये 4 टीम जब क्वालिफाई करती है तो दूसरे टीमों के मैच तो बंद हो जाते हैं, लेकिन इन 4 टीमों के मैच शुरू रहते हैं। अब एक्स्ट्रा मैच यानी एक्स्ट्रा टिकट और एक्स्ट्रा स्पॉन्सरशिप यानी कि एक्स्ट्रा पैसा। दूसरा फायदा ये होता है कि जब टीम टॉप पे पहुंचती है तो उसकी ब्रांड रेपुटेशन बढ़ जाती है और उसको बाकी टीम के कंपेरेटिवली ज्यादा पैसे मिलते हैं। जो पैसा CSK एडवर्टाइजिंग के लिए लेती है और पंजाब जो पैसा लेती है उन दोनों चीजों में काफी ज्यादा डिफरेंस है और इस तरीके से जो बड़ी बड़ी टीम्स है वो सबसे ज्यादा पैसा कमाती है। तो दोस्तों ये था पूरा IPL का बिजनेस मॉडल। इस तरीके से एक IPL टीम्स, प्लेयर्स, ग्राउंड एसोसिएशन और BCCI पैसा कमाते हैं। और अब आपको समझ आ ही गया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।